सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। हालांकि हम पहले एक एपिसोड आज कुछ घंटे पहले बना चुके हैं, लेकिन तभी मुंबई से एक बड़ा अपडेट आया जिसमें ऑयल माफिया के एक समय पे रहे किंग पिन, जो बाद में वहाँ से पैसा कमा के बिल्डर बन गया, सदरुद्दीन खान, उसके ऊपर जो 2 दिन पहले हमला हुआ था मुंबई में, उसकी खबर हमने आपको 1 दिन पहले सुनाई थी। उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि हमला करने वाला और हमला करवाने वाला दोनों शख्स पकड़े गए हैं और मुंबई की क्राइम ब्रांच की अलग-अलग टीमों ने इनको खोज कर निकाल लिया है। ये दोनों शख्स, एक धारावी से पकड़ा गया जो शूटर था, ख़ास तौर पे यूपी से बुलाया गया था, और हमला करवाने वाला जिसने सदरुद्दीन पे पूरी उसको मारने की साजिश रची थी, वो शख्स भी मीरा रोड से गिरफ्तार हो गया है, जो मुंबई के नज़दीक ही पड़ता है। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सामने आया कि ये कोई गैंग वार की लड़ाई नहीं थी, अंडरवर्ल्ड की लड़ाई नहीं थी, तेल माफिया की लड़ाई नहीं थी, कोई फैमिली डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन सदरुद्दीन ने एक शख्स से एक ज़मीन खरीदी और उसके पैसे नहीं दिए। ये था पूरा झगड़ा। अब आपको बता देते हैं कि ये दोनों शख्स जो पकड़े गए ये कौन है, इनका क्या रोल था। क्राइम ब्रांच ने और हमारे मुंबई में जो सहयोगी हैं, क्राइम की फील्ड में काम करते हैं, पूरा किस्सा उन्होंने हमें बताया। हम आपको थोड़ा सुना देते हैं जो खबर हमारे पास पहुंची। नवी मुंबई के पास बेलापुर इलाका है, एक जो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर्स का सेंटर है। वहाँ का रहने वाला है ये बिल्डर सदरुद्दीन खान, जो पहले मोहम्मद अली और चांद मदार के साथ मिलके डीजल की स्मगलिंग का काम किया करता था। उस काम में बहुत सारा पैसा कमाया। लोगों का कहना है कि उसके पेट्रोल पंप हैं, कुछ रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस हैं, और साथ ही साथ बिल्डर भी बन गया। जैसे मुंबई में हर पुराना क्रिमिनल डॉन जो थे वो सब के सब बिल्डर बने हुए। उनमें से एक जो सदरुद्दीन खान भी था, जो उस दिन अपने घर वापस बेलापुर जा रहा था, जो चैम्बूर से होकर रास्ता जाता है अगर मुंबई से आपको जाना है तो। वहाँ पे उसके ऊपर फायरिंग की थी 2 लोगों ने, जो कहा गया था एक स्कूटी पे किया है। वो स्कूटी वाला बयान शायद आई विटनेसेस ने पुलिस को दिया था, लेकिन अब जब ये दोनों शख्स पकड़े गए हैं तो पुलिस का कहना है कि वो एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार थे। कल जब स्कूटी की बात आई थी तो मुझे थोड़ा शक तो हुआ था कि इतनी बड़ी गाड़ी जो बहुत स्पीड से चलती है, उसका पीछा स्कूटी पे करना बहुत मुश्किल होता है, जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रिक से, उसका नंबर नहीं होता। शायद ये भी हो सकता है कि हमला करने के समय स्कूटी पे हों, लेकिन जब पकड़े गए तो पल्सर भी मिल गया। खैर, इस बात पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी झगड़ा क्या था, क्यों गोलियां चलाई गई। जो गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनमें से जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है फिरोज़। ये फिरोज़ थाना के साथ सटे मुंब्रा का रहने वाला, बहुत बड़ी गिनती में वहाँ मुस्लिम समाज रहता है मुंब्रा में, वहीं ये आदमी रहता है। इसका कहना है कि बहुत साल पहले इसने मुंब्रा में 18 करोड़ की 2 एकड़ ज़मीन खरीदी थी, जिसमें से 1 एकड़ इसने कोई 9-10 करोड़ रुपए में सदरुद्दीन को बेच दिया था 2 साल पहले। सदरुद्दीन ने थोड़ा बहुत पैसा तो दिया जो एडवांस होता है डील का, लेकिन उसके बाद उसका पैसा नहीं दिया।
फिरोज का कहना है कि वो चक्कर मार मार के थक गया, लोगों को बीच में डाला गया, मीटिंग्स हुई, सुलह सफाई की बात हुई, लेकिन उसको उसका पैसा नहीं दिया गया। 9 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ी रकम होता है आजकल के दिनों में, ख़ास तौर पे जब इतनी महंगाई का ज़माना है। डील को ज़्यादा पर हुई होगी, क्योंकि अगर इस फिरोज ने वो 1 एकड़ 9 करोड़ का खरीदा था तो कम से कम 15-16 करोड़ का बेचा होता। कुछ पैसा ऐसे डील्स में जो होता है वो वाइट में और कुछ ब्लैक में होता है। तो नॉर्मली होता ये है कि ब्लैक का पैसा कैश में दे दिया जाता है और वाइट के पैसे के लिए थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है, कुछ डिले हो जाती है, 5-6 महीने लग ही जाते हैं ब्लैक का पैसा देने के लिए। लेकिन हैरानी की बात यह है, अगर फिरोज की बात मानी जाए, उस 1 एकड़ ज़मीन जो थी उसके ऊपर सदरुद्दीन ने इमारतें भी बना दी, फ्लैट बना दे, उनको बेच भी दिया, पैसा कमा भी लिया, लेकिन फिरोज को पैसा नहीं दिया। अब ये बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी कि कहीं इनका दोनों का आपस में समझौता तो नहीं था, कहीं इन्होंने प्रॉफिट बांटने की बात तो नहीं की थी, या कहीं ये सब कोई मिली भगत तो नहीं है। ये कहानी अब बनाई जा रही है, क्योंकि अगर वो प्लॉट 1 एकड़ सदरू खान के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ होता तो सदरू खान किसी भी हालत में उस प्लॉट पे इमारत नहीं बना सकता था, या ये हो सकता है कि उसने इलीगल कंस्ट्रक्शन की, जो आजकल के ज़माने में नज़र में आ ही जाती है। और ये भी होता है कि आप घर तो 70-80-100 बनाते हो, लेकिन बेच देते हो 200 लोगों को, उनके आगे केसेस हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मसला हो जाता है, तो पूरे कांड को लटकाने के लिए, उसको भड़काने के लिए ये लोग नकली लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं। और जिस तरीके से गोलियां लगने के बाद उसकी शर्ट पे खून के निशान भी है, कार के पास सदरुद्दीन खड़ा है, उसके बाद वो कार के अंदर जाता है, थोड़ी देर बैठता है, अगला दरवाज़ा खोल के फिर बाहर निकलता है, फिर पैदल चला भी जाता है। मतलब कोई जख्म इतना गंभीर नहीं था, नहीं तो 3 गोलियां लगी हो और खून इतना निकला हो, छाती से खून निकल रहा है, कोई मामला और भी हो सकता है। खैर वो देखेंगे, आने वाले दिनों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। तो फिरोज का कहना है कि उसने इंतज़ार करते करते उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने सदरुद्दीन को मारने की साजिश रची। और ये प्लानिंग करते करते उसको 6 महीने लग गए। 6 महीने पहले उसने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर इलाके से एक क्रिमिनल को बुलाया जिसकी उम्र महज 20 साल है और उसका नाम है अफसर खान। और ये अफसर खान यंगस्टर उसको थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे, एक पिस्टल खरीदा, वो कौन सा मेक है क्या है उसका खुलासा क्राइम ब्रांच ने किया नहीं, वो लेके लाया और उसको जहाँ ये खुद रहता है मोबरा में, और मीरा रोड का रहने वाला है, मोबरा में प्लॉट था, वहाँ से दूर मुंबई साइन एरिया के करीब धारावी बहुत बड़ी एक हाटमेट कॉलोनी है, जो झोपड़पट्टी है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम भी कहा जाता है, वहाँ पर इसने अफसर को ठहराया। और 6 महीने से वो अफसर इसकी रैकी कर रहा था। हमेशा इस ताक में रहते थे कि कब कहाँ कैसे सदरुद्दीन को मारा जाए, ये उसका कहना। अब इसकी आगे पड़ताल होगी तो हकीकत सामने आई। उसके बाद वहीं इस मामले में जिस आदमी ने गोलियां चलाई हैं वो आदमी को मुंबई की कोई ज़्यादा
पहचान नहीं। को बाहर से आया, उत्तर प्रदेश से आया, यंग लड़का है, उम्र अभी कम है, और पैसे के लालच में आ तो गया, लेकिन उसका साथ देना पड़ता था फिरोज को। कई बार 6 महीने में इन्होंने सदरू का पीछा किया, लेकिन हमला करने का मौका नहीं मिला। सो दोस्तों, अगर फिरोज खान ने ये फैसला कर ही लिया था कि उसने सदरू को मरवाना है, तो उसने कोई पुख्ता किस्म का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? अगर उसने अपनी वो खुंदस निकालनी थी, भड़ास निकालनी थी, तो एक की जगह 2-3 शूटर भी मंगवा सकता था। पैसा उसके पास है, इसलिए उसने 18 करोड़ की ज़मीन खरीदी, और भी पैसा होगा। तो वो इतना बचकाना किस्म का हमला क्यों प्लान किया उसने? ये बात मुझे क्राइम ब्रांच के सोर्सेज ने बताई। इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। अभी इसमें जब सदरू की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, क्योंकि मामला मुंबई पुलिस का है, जहां हमला हुआ वो मुंबई पुलिस की हद में आता है। हालांकि जो सदरुद्दीन और फिरोज जो है मुंबई की हद के जुरिस्डिक्शन के बाहर रहते हैं, लेकिन हादसा चैम्बूर में हुआ है, मुंबई में। तो इसने बताया, फिरोज ने, अपनी अरेस्ट होने के बाद के हम सदरुद्दीन का पीछा साइन से कर रहे थे। साइन जो है वो धारावी के बिल्कुल साथ लगा हुआ इलाका है, कॉमन बाउंड्री है। तो साइन से, उस बाइक से ये लोग सदरू खान की गाड़ी का पीछा करते करते जा रहे हैं, और उस रास्ते में बहुत बड़ा एक सिग्नल आता है, जिसको डायमंड गार्डन सिग्नल कहते हैं, चैम्बूर का। वो सिग्नल काफ़ी लंबा रुकता है, तीनों चारों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो 1-1.5 मिनट का वो सिग्नल है। और जैसे ही वहाँ गाड़ी रुकती है, काले रंग की गाड़ी, ये सब तस्वीरें आप देख रहे होंगे साथ की साथ, ये उसी रात की, 2 दिन पहले रात की तस्वीरें हैं। और कुछ तस्वीरें जो दूसरी हैं वो आज की तस्वीरें हैं, जो क्राइम ब्रांच ने इन दोनों को पकड़ने के बाद मीडिया के साथ साझी की, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो इनका कहना है उसका पीछा करते करते ये गवंडी तक पहुंच गए, और वहाँ रैकी करते इनको मालूम था कि यहाँ पे ये सिग्नल लंबा समय बंद रहता है। तो इन्होंने उस गाड़ी के पास आके फायरिंग, फिरोज ने अफसर को इशारा किया कि चला दे गोलियां, अभी मौका है। और वो 20 साल के लड़के ने, पीछे बैठे ने, अशरफ ने, अफसर ने गोलियां चलाई और वहाँ से भाग गए। अब भागने के बाद क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस ये सब हमलावरों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। उसी भी मुंबई की क्राइम ब्रांच के अपने सोर्सेज हैं, अपने उनके खबरें हैं, और उनकी नॉलेज बहुत है क्राइम को सॉल्व करने की। तो उनको जहाँ कुछ शक हुआ तो उन्होंने करते करते पहले फिरोज को पकड़ा मीरा रोड से, जहाँ वो रहता था। वहाँ से वो बाइक भी रिकवर हो जाता है, पुलिस का ये मानना है। और फिरोज के इंटरोगेशन पे वो लोग धारावी जाके, जहाँ पे टेम्परेरी पिछले 6 महीने से वो अफसर नाम का लड़का रहता था, उसको जाके पकड़ा। तो ये दोनों आदमी पकड़े गए, उनसे वेपन भी रिकवर हो गई, कुछ लाइव कारतूस भी मिले हैं, बाइक भी रिकवर हो गया, और अब उनका आज अदालत में पेश करके रिमांड भी ले लिया गया। तो दोस्तों, हैरानी इस बात की होती है कि अगर इस सदरू का इतना बड़ा कारोबार था, इतना पैसा था, तो 2 साल में वो आदमी 9 करोड़ रुपए की जो ज़मीन खरीदी थी, वो उसका पैसा क्यों नहीं दिया? क्या कारण हो सकता है? और वो भी तब जब इस फिरोज के बताने के मुताबिक उसने बिल्डिंग भी बना दी, बेच भी दी, और पैसा कमाया भी,
और फिर भी नहीं दिया। ये बात पुलिस को अभी तक हजम नहीं हो रही, इसलिए उसकी जांच पड़ताल चल रही। और जो फिरोज़ जो पकड़ा गया उसका पूरा नाम फिरोज़ बदरुद्दीन खान है। वो सदरुद्दीन खान है या बदरुद्दीन खान है, कहीं इनका आपस में कोई पुराना कोई फैमिली कनेक्शन तो नहीं है। इस बात की पुष्टि भी क्राइम ब्रांच कर रही है। और इसके साथ आपको बता दें, जो पुलिस ने अपने हैंडआउट में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत अहम है। उन्होंने एक तरीके से सदरुद्दीन खान जो ऑयल माफिया से जुड़ा हुआ है, उसकी पुरानी ज़िंदगी के कुछ ताज़े केसेस जो हैं उनका जिक्र भी किया है, पुरानों का भी किया है। उसके मुताबिक 2012 में NRI पुलिस स्टेशन जो है नवी मुंबई का, वहाँ पे एक केस इसके खिलाफ दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 307, 506, 504 एंड आर्म्स एक्ट 325। हथियारों के साथ पकड़ा गया था और इसके ऊपर मकोका महाराष्ट्र का जो कंट्रोल ऑफ क्राइम जो एक्ट है उसके तहत इसके ऊपर केस हुआ। उसके पहले 2006 में FIR रसायनी पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 467, 468, 471, 420 एंड 34 ये भी इसके ऊपर दर्ज हुआ था। इसी तरह खोपोली पुलिस स्टेशन, खोपोली महाराष्ट्र के बाहर मुंबई के बाहर पड़ता, खोपोली पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज हुई सेक्शन 3578 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, मतलब डीजल की स्मगलिंग का केस। इसी तरह 96 में इसके खिलाफ CV कंट्रोल, एक क्राइम ब्रांच कंट्रोल ब्रांच हुआ करती थी, अब तो शायद ख़त्म कर दी है पुलिस ने। वहाँ पे 407, 114 और अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये भी ऑयल और डीजल की खरीदो फरोख्त के रिलेटेड केस है। इसी तरह उरन पुलिस स्टेशन जो जहाँ से ऑयल की स्मगलिंग की जाती थी, वहाँ भी इसके खिलाफ एक केस है। इसी तरह 2013 का एक बांद्रा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस भी है। ये सब खुलासा क्राइम ब्रांच ने आज किया। जो लोग कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि सदरुद्दीन भाई बहुत अच्छे हैं, बिल्डर है, कम्युनिटी का बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया। 2-3 लोगों ने घटिया किस्म के कमेंट किए थे, वो मैंने उनको डिलीट कर दिया और उनको अपने सब्सक्राइबर लिस्ट से निकाल दिया। लेकिन हमारी खबर किसी आदमी के खिलाफ नहीं होती, उसके कारनामों के खिलाफ होती। मैं जब कहा कि मैं इनको जानता हूँ, इनका पुराना इतिहास जानता हूँ, सब पार्टनर्स को जानता था, तो मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। लेकिन कुछ लोग धार्मिक भावनाओं को समझते हुए, जो मेरी कम्युनिटी का आदमी है, मैं मुस्लिम हूँ, वो भी मुस्लिम था, ये हिंदू था, वो हिंदू था, हम चीज़ों में यकीन नहीं रखते। किसी क्रिमिनल को मैं किसी धर्म से नहीं जोड़ता। क्रिमिनल का जो हमारे लिए उसका धर्म है, उसका काम धंधा है, हम उसका जिक्र करते हैं, किसी की जात पात धर्म पे नहीं जाते। तो अपने कमेंट करते समय ज़बान पे, शब्दों पे कंट्रोल रखा करो। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे दोस्त हर कम्युनिटी में हैं। मेरे दोस्त, खास दोस्त हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हर किस्म के। लेकिन मेरा उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जो धर्म के चक्कर में ऐसे कमेंट करते हो, उनसे बाज आ जाओ। मैं तुम्हारी इन बातों से घबराने वाला नहीं हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं सबको मालूम है मैं किस तरीके का इंसान हूँ। अब ये आदमी 2 पकड़े गए। मुझे लगता है, मैं एक बार फिर कहता हूँ, आने वाले दिनों में इस केस में कुछ और बड़ा खुलासा होगा, इसमें कुछ और लोग इन्वॉल्व होंगे।
और वो पूरी डिटेल लेके भी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।